हेलो बच्चों, आज हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने प्रतिरोध के बारे में आपको पिछले क्लासेस में बताया है। ओम के नियम से हमको प्रतिरोध के बारे में पता चलता है, यानी वहाँ पर हम प्रतिरोध कैसे उत्पन्न हुआ वो सब चीज़ हम समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न इस तरह से आते हैं कि प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए हम आज समझते हैं। क्लियर? चलिए, वैसे तो हमको पता है कि प्रतिरोध किसी भी चालक के मार्ग में रुकावट डालता है, यानी कोई भी चालक, वह भी एक चालक का ही पार्ट होगा, तो कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उस चालक का प्रतिरोध करते हैं, जो रुकावट डालता है उसको। क्लियर? तो इस प्रकार का चालक जो रुकावट डालता है वह रजिस्टर या प्रतिरोधक कहलाता है। रजिस्टर्ड वर्ड से हम सभी वाकिफ़ हैं और सभी जानते हैं। रजिस्टर क्या आप देखे होंगे। ओके, तो इस प्रकार ये प्रतिरोध को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अभी आगे हम और दूसरे रूप में इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने एक चालक तार लिया है। ये इस चालक तार के सिरों के बीच हम बैटरी लगा दिए हैं, कुंजी लगा है स्टार्ट करने के लिए, और इस चालक के सिरों के बीच में हम V विभवांतर आरोपित करते हैं, तो धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये चीज़ हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम ओम के नियम से हमको पता है कि आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो हम इस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार, V = R × I। यहाँ से हम R की वैल्यू लिख सकते हैं V/I। तो इस प्रकार यहाँ R क्या है? चालक का प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। तो इसको हम प्रतिरोध को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर? तो हम इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में। अब यहाँ पर इसका SI पद्धति में मात्रक ओम, इसको हम इस तरह से इस साइन से दर्शाते हैं ओमेगा, और इसको कहा जाता है ओम नामक वैज्ञानिक के से हम ओम। मैं ये चीज़ पहले बता भी चुकी हूँ। क्लियर? इनके छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। वो मिली ओम, माइक्रो ओम इस रूप में होते हैं, और बड़े मात्रक मेगा ओम और किलो ओम के रूप में होगा। हमको मेन इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर? अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और मात्रक। यदि हम इसकी उत्पत्ति के कारण पर जाने थोड़ा विचार करें, तो हमको यह पता है कि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वे इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने रास्ते में, जितने भी रास्ते में, क्योंकि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनायन और ऋणायन दोनों ही होते हैं, तो ये ऋणायन जो हैं वो रास्ते में आने वाले धनायन से भी टकराते रहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ जो टक्कर होते हैं, तो इस टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन की गति जो है वह थोड़ी सी रुक जाती है, यानी बाधित होती है। तो धन आयनों के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध ही प्रतिरोध का कारण है। क्लियर? तो जो दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत जो टक्कर होते हैं, उनके बीच जो वहाँ पर जो टक्कर के में जो अवरोध यानी उस रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करता है, वही जो है यहाँ पर
प्रतिरोध का काम करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम प्रतिरोध के मान को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। क्लियर? हम ओम के नियम में देखे थे कि किसी चालक के लिए प्रतिरोध का व्यंजक R = m/L/n e² τ A ये मिला था हमको। m क्या था वहाँ पर, ये हम देख लेते हैं। m था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और स्मॉल l जो चालक थी उसकी लंबाई, n वहाँ पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टाउ विश्रांति काल। क्लियर? A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये सारी चीज़ें हम पहले भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में M और E एक पर्टिकुलर चालक के लिए वह नियत होगा, लेकिन L, A, N और टाउ यह जो है वह बदल सकता है, प्रभावित हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आइए हम इन्हीं बातों को देखते हैं। पहला, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L पर ये कैसे होता है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। हम यहाँ पर एक चालक लेते हैं इस प्रकार से, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम ही है A, ओके, और इसकी लंबाई है यहाँ पर L1। लंबाई क्या हो जाएगी? L1। दूसरा मैं यहाँ पर सेम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक दूसरा चालक लेती हूँ, लेकिन उसकी लंबाई जो है वह अलग है, यह जो है L2 है। तो दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई अधिक है। क्लियर? इसको मैं PQ ले लेती हूँ, इसको मैं RS ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी लंबाई हो गई L2। जब हम यहाँ पर इनके सिरों पर विभवांतर, वह जो है V विभवांतर से हम V विभवांतर आरोपित करते हैं, और सेम वैसे ही इसके सिरों पर हम V विभवांतर आरोपित करते हैं। दोनों के सिरों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है। क्लियर? तब यहाँ पर जो अब क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इस तरह से। यहाँ पर अब विद्युत क्षेत्र जो है दोनों में अलग अलग होगा। सपोज यहाँ पर E1 होगा, यहाँ पर E2 होगा। क्यों अलग अलग होगा? आपको E = V/L पता होगा। इसके अनुसार से इस पहले वाले चालक के लिए यहाँ पर E1 = V/L1 हो जाएगा, यहाँ पर E2 = V/L2 हो जाएगा। क्यों अधिक होगा? E1 इज ग्रेट, E1 क्यों, E1 और E2 दोनों का मान क्यों अलग अलग होगा? यह अलग अलग होगा और यह जो है E1 का मान E2 से अधिक होगा। क्यों होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें यहाँ पर दोनों में जब विद्युत क्षेत्र लगता है तो वहाँ पर बल लगेगा। ओके, तो बल लगेगा, बल किस रूप में लगेगा? बल F = QE के फॉर्म में लगेगा, यानी E के फॉर्म में लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस वाले में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र इसमें विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न हो रहा है। तो इस वजह से इस यहाँ पर इसकी लंबाई, चूँकि इसकी लंबाई छोटी है और इसकी लंबाई बड़ी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस वाले में लंबाई छोटी है, मतलब जितने भी यहाँ से धारा प्रवाहित होगी I के रूप में और यहाँ से धारा I के रूप में प्रवाहित होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों में भी धारा का मान भी अलग अलग होगा। यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर ये छोटी है लेंथ,
तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह अधिक अनुगमन वेग से गति कर पाएंगे। यहाँ पर चूँकि रास्ता अधिक है तो उनका अनुगमन वेग पहले की तुलना में, इसकी तुलना में कम हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस वाले कंडीशन में जिसकी लंबाई छोटी है वहाँ पर विद्युत धारा का मान जो है वह अधिक होगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में जिसकी लंबाई बड़ी है विद्युत धारा का मान कम होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा का मान ये देख रहे हैं कि चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिस चालक की लंबाई छोटी है वहाँ पर विद्युत धारा का मान वहाँ पर कैसा है, अधिक है। लेकिन जिस चालक की लंबाई अधिक है वहाँ विद्युत धारा का मान कम है। यही हमको मिल रहा है ना। तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि I इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल L। ओके, लेकिन हमको ओम के नियम से ये पता है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओम के नियम से हमको ये पता है कि V = IR होता है। और यहाँ पर अगर हम ये देखें, यहाँ पर I = V/R ये, और इससे हम ये देख सकते हैं कि I इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल R। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। आप इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से आप देखिए यहाँ पर दोनों जो हैं कैसे दिख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से मेरे ख्याल से मैं ये लिख सकती हूँ कि R समानुपाती होता है L के। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 1/L 1/R, तो दोनों फिर कैसे हैं, R समानुपाती L। यही चीज़ हम अभी देखे थे। यानी जिसकी लंबाई छोटी होगी वहाँ पर विद्युत धारा का मान अधिक होगा, जिसकी लंबाई अधिक होगी जिस चालक की, वहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, वहाँ पर कम होगा। इस वजह से हम ये लिख सकते हैं R समानुपाती है L के। तो इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध कैसा होगा आप ही अब बता सकते हैं। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा, वहाँ पर रुकावट अधिक होगा। छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, वहाँ पर रुकावट कम होगी। आप इसको दूसरे वे में इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आप लंबे रास्ते में जो ट्रैफिक है वह बहुत अधिक होगा, है ना। तो वहाँ जो ट्रैफिक होंगे वो हमारे आगे जाने में बाधक होंगे, और छोटे रास्ते में ट्रैफिक कम होगा तो वहाँ पर हमारी जो बाधा है वह कम रहेगी। ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं उससे रिलेट करके। नेक्स्ट, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी चालक के प्रतिरोध का मान उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, यानी हम ये लिख सकते हैं R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर एक इस तरह से छोटे अनुप्रस्थ काट वाला एक चालक लेती हूँ, ठीक है, PQ के फॉर्म में। इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, छोटा है। ओके, यहाँ पर लगाया गया विभवांतर यह V है। क्लियर? और इसी प्रकार मैं दूसरा चालक लेती हूँ यहाँ पर, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसकी तुलना में बड़ा है लेकिन लंबाई समान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई L ही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है, आरोपित विभवांतर भी समान होगा। इस प्रकार से
तब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में केवल अंतर किसका है, यहाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ इस वाले में जिसका क्षेत्रफल कम है वहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन वह कैसे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कम संख्या में होंगे तो विद्युत धारा का मान भी कम होगा। यहाँ पर जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर अधिक होंगे। और इस तरह से यहाँ पर विद्युत धारा अधिक बहेगी, विद्युत धारा का मान अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह जो हैं समान चालक से बने हुए हैं। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर इस छोटे से अनुप्रस्थ काट से कैसे बहेंगे, कम मात्रा में बहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो विद्युत धारा का मान होगा वह कम होगा, और यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है इसलिए ये अधिक संख्या में निकल जाएंगे यहाँ से। तो इस वजह से यहाँ पर विद्युत धारा का मान अधिक होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, एक छोटा दरवाज़ा और एक बड़ा दरवाज़ा। छोटे दरवाजे से मान लो केवल 2 व्यक्ति जा सकते हैं और बड़े दरवाजे से मोर देन 2 व्यक्ति जा सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जहाँ से जिस दरवाजे से यानी जिस क्षेत्रफल से कम इलेक्ट्रॉन्स गुजर पाएंगे वहाँ पर विद्युत धारा का मान कम होगा, और जिस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह अधिक गुजर पाएंगे वहाँ पर विद्युत धारा का मान अधिक होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों में ये देख पाए कि I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है A के, विद्युत धारा का मान A के, यानी जिसका क्षेत्रफल जैसा अधिक होगा उस हिसाब से विद्युत धारा अधिक हो रही है। क्लियर। लेकिन हम ओम के नियम से पढ़े हैं कि V इक्वल्स टू आई आर पढ़े हैं और I इक्वल्स टू V अपॉन आर पढ़े हैं। उससे I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे ना, पिछले कंडीशन में भी यहाँ पर V का मान कांस्टेंट है कि नहीं, नियत है ना, V का मान सेम है, तो 1 अपॉन आर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से फिर हम ये लिख सकते हैं कि R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल A, जो हम एक लाइन में कहें ना, वो इस सब कारण से आता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, तो इस प्रकार पतले तार का प्रतिरोध यानी जिसका क्षेत्रफल कम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा आप बताइए। क्षेत्रफल कम है तो अधिक होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। क्लियर। ओके, अब आते हैं चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध का मान उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह उसके प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/n। और ये सब मैं कहाँ से लिख रही हूँ, मैंने अभी तो एग्जाम्पल के थ्रू बता। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, जैसे R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल n, R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल a, R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल n। ओके, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाके यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, मैं यहीं तक बताती हूँ आपको
तो यहाँ पर ये जो चालक की प्रकृति का है, तो हमारे पास जो चालक हैं उनमें चांदी जो है, चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं और चांदी के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। यानी जिस चालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे वहाँ पर उनका प्रतिरोध यानी रुकावट पैदा करने वाले जो कारक हैं वह उसका मान कम होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आता है चालक के ताप पर। तो यहाँ पर चालक का ताप जो है विश्रांति काल से निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाउ। ओके, तो किसी चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक में यदि वहाँ पर ताप बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो गति होती है वह बढ़ जाती है ताप बढ़ने से। तो वहाँ जो है उनके वह अनुगमन वेग Vd से वह लगातार गति करते रहते हैं। तो जब गति करते हैं तो गति करने के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन के जो दो क्रमागत टक्कर होते हैं उन्हीं के बीच का जो टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, वही विश्रांति काल कहलाता है। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये जो 4 प्रभावित करने वाले कारक हैं इनको हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, थैंक यू।